हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहेज प्रथा के बारे में। डॉवरी सिस्टम क्या है, तो आज हम जानेंगे डॉवरी सिस्टम का अर्थ क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है। ये सब सारे विषयों पर हम अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अच्छे से आप इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के डॉवरी सिस्टम को। हिंदू समाज के लिए अगर हम बात करें तो दहेज प्रथा कोई नई चीज़ नहीं है या नई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्राचीन काल से ही चली आ रही है। चाहे महाभारत की बात कर लीजिए या ऋग्वेद की बात कर लीजिए या फिर रामायण की बात कर लीजिए, ये सारे चीज़ों में भी दहेज प्रथा देखने को मिलती है। जैसे द्रौपदी और सुभद्रा उत्तरा का जो विवाह हुआ था महाभारत में, उसमें उन्हें जो है धन दहेज दिया गया था। तो इस तरीके से दहेज प्रथा क्या हो गई, एक बहुत ही प्राचीन समय से चली आने वाली एक तरह से प्रथा है, जो आज बहुत ही भयंकर रूप ले ली है। पहले ये प्रथा जो थी इच्छा अनुसार थी। अगर किसी भी कन्या पक्ष के पास धन है और अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है तो दे सकता है। अगर हम और अच्छे से जाने तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो दहेज प्रथा थी वो एक तरीके से जो नवविवाहित थे उनको थोड़ा सा सपोर्ट था कन्या पक्ष से, या कन्या को एक तरीके से सपोर्ट देते थे माता पिता कि अच्छे से अपनी नई जो गृहस्थी है उसे बसा सके। पर आज दहेज ने एकदम ही भयावह रूप ले लिया है, एकदम भयंकर रूप ले लिया है, और ये बहुत ही समाज के लिए बुरी बात है। तो चलिए हम समझते हैं। दहेज प्रथा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। दहेज का अर्थ है धन अथवा संपत्ति से। दहेज का क्या मतलब होता है? धन या संपत्ति होती है जो कन्या पक्ष से वर पक्ष को दिया जाता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार या इच्छा ना हो अनिच्छा से भी देते हैं। तो क्या हो गया दहेज प्रथा? मुझे नहीं लगता कि आप दहेज प्रथा से वाकिफ नहीं हुए। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि दहेज प्रथा क्या है। तो एकदम बिना देरी के हम और भी चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं। एक चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। चार्ल्स डिपिक थे, उनके अनुसार दहेज प्रथा दहेज वह धन या वस्तुएं या संपत्ति है जो किसी एक पक्ष को व्यक्ति के द्वारा विवाह के समय प्रदान किया जाता है। किसी एक पक्ष को दिया जाता है, या ऐसी संपत्ति ऐसा धन है जो एक पक्ष को प्रदान किया जाता है। अब दहेज प्रथा के कई कारण हो सकते हैं। तो दहेज प्रथा के क्या क्या कारण हैं, हम इसको अच्छे से चलिए समझते हैं। दहेज प्रथा का जो कारण है, सबसे पहला कारण है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। अब जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र यह है कि हिंदू समाज में जाति अंतर जाति विवाह को ही जो है सर्वमान्य समझा जाता है, या उसी की इजाज़त दी जाती है कि आप जिस जाति में हैं उसी जाति में विवाह करेंगे। इससे जो योग्य जो वर्ग की संख्या है उसमें वो सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कन्या पक्ष इस बात से वाकिफ है कि अगर योग्य घर में शादी करना है, योग्य वर्ग से शादी करना है कन्या का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें धन देना पड़ेगा। उनका जो है भाई एक तरीके से बोली लगानी पड़ेगी, और वर पक्ष भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि योग्य लड़कों की कमी है। इस चक्कर में क्या होता है कि लोग थोड़ा धन देके, दहेज देके जो है अपनी कन्या का शादी कर देते हैं। अब सामाजिक प्रथा। सामाजिक प्रथा हिंदू समाज में दहेज प्रथा एक प्राचीन प्रथा के रूप में है, क्योंकि जिसका पालन लोग करते हैं। ऐसा उनका मानना है कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, तो हमें इस चीज़ का पालन करना पड़ेगा, हमें दहेज लेना ही पड़ेगा या देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से एक प्रथा हो गई। कुरूप लड़कियों का मुआवजा। कुरूप लड़कियां, शारीरिक कुरूपता और विकलांगता भी लड़कियों के विवाह के लिए एक बहुत बड़ा
जो है व्यवधान है, एक तरीके से बहुत बड़ा समस्या है। और ऐसे में अगर इन लड़कियों की, मान लीजिए कोई कुरूप है या विकलांग लड़की है, तो अगर उसका शादी करना है तो शादी के रूप में जो भी वर शादी करता है, जो भी लड़का शादी करता है या जिस घर में भी लड़की इस तरीके की जाती है, वो मुआवजे के रूप में पैसे लेते हैं कि हम पैसे दे दो, मुझे इतने चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। तो इस तरीके से वो मांग करते हैं, उसकी कुरूपता को पैसों से तुलना करके जो है उसे कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपने पैसे दे दिए। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में कुछ व्यक्तियों का ऐसा सोचना अगर रहता ही है, लगभग देखे होंगे अपने आसपास, कि अधिक से अधिक धन व्यय करेंगे, अधिक से अधिक दहेज देंगे या लेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा में क्या होगी, समाज में वृद्धि होगी, हमारे समाज में एक अलग नाम होगी, अलग पहचान होगा और बहुत सम्मान करेंगे लोग। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी लोग आज दहेज प्रथा को ले रहे हैं। इस तरह से अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब ये है कि जो इस प्रकार के विवाह में जो वर होता है वो उच्च वर्ण का होता है और कन्या निम्न वर्ण की होती है। तो ऐसे में उच्च वर्ण में विवाह करने के लिए जो है, जो कन्या पक्ष वाले हैं वो उच्च वर्ण को बहुत पैसे देते हैं, धन देते हैं, दहेज देते हैं स्वरूप। तो जो है एक तरीके से अनुलोम विवाह भी बहुत बड़ा कारण बना है दहेज प्रथा का। पाप पुण्य चक्र। ऐसे देखिए, हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, उसमें एक लड़की और एक लड़का है, उनके 2 संतानें हैं। अगर लड़की का शादी करना है तो उनको दहेज देना पड़ेगा, अगर लड़के की शादी है तो दहेज उनको मिलेगा। तो इस तरीके से वो लड़की की शादी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कन्या पक्ष से धन लेते हैं, दहेज लेते हैं और अपनी लड़की की शादी कर देते हैं कि एक तरह से ये चक्र बना हुआ है। तो ये पाप पुण्य के चक्र जैसा बन गया है। धन का महत्व। आधुनिक समय में धन का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है, कमाना चाहता है, अपने जीवन को जो है लग्जरियस लाइफ में चेंज करना चाहता है। इसके लिए उसे धन चाहिए। इस चक्कर में वर पक्ष के लोग दहेज के रूप में धन की मांग करते हैं और इसी धन के आधार पर धनवान माता पिता अपनी कन्याओं के लिए योग्य वरों का खोज करते हैं या खोज के शादी करते हैं। अब शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व, आज हम बात करें तो शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस तरह से वर पक्ष क्या करता है, अपने लड़के को अधिक से अधिक पढ़ाता है, अधिक से अधिक धन व्यय किया होता है। तो जब भी लड़के की शादी करता है तो वो सोचता है कि क्यों ना जो है अधिक से अधिक दहेज स्वरूप धन लेकर इस जो भी मैंने पैसे खर्चे किए हैं उसकी पूर्ति कर ली जाए। यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है, जिसके चक्कर में लोग जो है दूर दूर जाके जो है शादी ढूंढते हैं, योग्य लड़के की तलाश करते हैं और योग्य लड़के की तलाश हो जाने पर उनको दहेज स्वरूप अधिक से अधिक धन देते हैं। और साथ में यातायात वृद्धि हुई है तो कार मोटर आदि की भी मांग बहुत तगड़े से चल रही है भाई। तो ये रहे बहुत से कारण जो दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। कई कारण हैं, आपने देखा। जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, सामाजिक प्रथा, कुरूप लड़कियों का मुआवजा, सामाजिक प्रतिष्ठा, अनुलोम विवाह, पाप पुण्य चक्र, धन का अधिक महत्व, शिक्षा का अधिक महत्व और यातायात के साधनों में वृद्धि। अब हम जानेंगे दहेज प्रथा से हानियाँ क्या है। क्या भाई हानि है? अगर दहेज प्रथा ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा? अगर आप जानेंगे, थोड़ा सा आप पढ़े होंगे या न्यूज़पेपर से अपडेट होंगे तो आप देखते होंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे दहेज प्रथा के कारण जो है एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, बहू ने आत्महत्या कर ली, या जला के मार दी गई, या जो है बारात जो है वापस लौट गई। इस तरीके के समाचार आप कहीं ना कहीं सुने ज़रूर होंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। तो ये सब क्या है? ये हानि ही तो है। चलिए आप देखिए क्या है, पॉइंट वाइज समझेंगे। कन्यावध। शुरू में क्या होता है कि दहेज इतना विकराल रूप ले लिया है कि लोग अपनी
कन्या का विवाह करने में सक्षम नहीं है तो शुरुआत में ही वो जो है सोनियोग्राफी के थ्रू टेस्ट करा के कि कन्या है कि मतलब लड़की है कि लड़का है, चेक करवा के कन्या का जो है भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से कन्या को मार देना, कन्या भ्रूण हत्या कर देना, बचपन में ही ये सब कर देते हैं। फिर आत्महत्या। अक्सर क्या होता है, जो माता पिता होते हैं, जो पिता होता है वो दर पे दर भटकता है, इधर उधर फिरता है। फिर इसके बाद वर अच्छे नहीं मिलते हैं, अगर मिल भी गए तो इतना भारी भरकम दहेज की मांग करते हैं कि वो इतना परेशान हो जाता है और घर पे आके अपनी लड़की को ही दोष देता है या समाज को दोष देने लगता है, जिसके कारण क्या होती है कि लड़की अपने माता पिता को इस दर्द से मुक्त करने के लिए आत्महत्या कर लेती है, फांसी लगा लेती है। तो एक तरीके से आत्महत्या जो है प्रबल रूप से हो रही है। निम्न जीवन स्तर। अपनी कन्या की शादी के लिए माता पिता क्या करते हैं, अपनी पूरी संपत्ति, इवन घर द्वार सब जो है दांव पे लगा देते हैं। कुछ लोग बेच देते हैं या ऋण ले लेते हैं और पूरा जो है अपनी लड़की की किसी न किसी तरीके से शादी कर देते हैं दहेज देके, जिससे उनका पूरा जीवन ही निम्न स्तर का हो जाता है। वो उसी ऋण को चुकाते रहते हैं और पूरा जीवन बीत जाता है। अविवाहित जीवन। कभी कभी माता पिता इतने धनवान नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता है या इतना योग्य लड़के की तलाश नहीं कर पाते कि अपनी लड़की की शादी कर दे। इस चक्कर में बहुत सी लड़कियां कुंवारी ही रह जाती हैं और अविवाहित जीवन पूरा व्यतीत करती हैं। अब क्या है, बारात की वापसी। सॉरी बाय टॉपिक मिस्टेक। बारात की वापसी। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि जो है लड़की हाथ में मेहंदी लगाए बैठी है और बारात जो है वापस चली गई, क्योंकि कन्या पक्ष ने जिस तरीके से वर पक्ष ने डिमांड की थी जितनी, उतनी उसकी आपूर्ति नहीं कर पाया, उतना नहीं दे पाया, तो अपनी बारात वापस लेके चले जाते हैं। तो बारात वापसी की समस्या, जिससे क्या होगी, जो लड़की के घर का पूरा परिवार है वो क्या होगा, टूट जाएगा और उसकी जो प्रतिष्ठा है धूल में मिल जाती है। ऋणग्रस्तता। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से माता पिता अपनी कन्या की शादी करने के लिए अधिक से अधिक धन लेके किसी न किसी तरीके से शादी कर देते हैं और उस ऋण को जिंदगी भर चुकाते रहते हैं और पूरा जीवन वो ऋणी बने रहते हैं। बाल विवाह। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लड़कों का मूल्य भी बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो जो कन्या पक्ष वाले हैं वो शुरुआत से ही छोटी लड़की की शादी जो है छोटे लड़के से करना चाहते हैं ताकि कम खर्च हो, कम दहेज देना पड़े। इस चक्कर में बाल विवाह को जो है बढ़ावा मिल रहा है। बेमेल विवाह। बेमेल विवाह में क्या होता है कि बेमेल विवाह भी बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। मान लीजिए लड़की कम उम्र की है तो उसका विवाह जो ऐसे पुरुष से कर दिया जो पहले से विवाहित था या विधुर था, विधुर हो गया। इसके अलावा ज़्यादा उम्र का आदमी है तो इसके साथ शादी कर दिया। इस तरीके से बहुत से चीज़ें आपको सुनने को मिलती ही होंगी। तो इस तरह से बेमेल विवाह को भी बढ़ावा मिलता है। बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में क्या, एक पत्नी से शादी किया, ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरी पत्नी से शादी कर दिया। कई विवाह इस तरीके से लोग करते हैं धन की अधिक से अधिक प्राप्ति के लिए। अपराधों को प्रोत्साहन। अपराधों को प्रोत्साहन कैसे दे रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि जो कन्या पक्ष है वो अपनी लड़की की शादी के लिए क्या करता है, जो भी मान लीजिए किसी फील्ड में है, सरकारी फील्ड में या प्राइवेट से फील्ड में, वो घूस लेता है, कोई जो है तिकड़म भिड़ा के पैसा अधिक से अधिक कमाता है जिससे क्या कर सके, अपनी लड़की की शादी कर सके। इस तरह से बहुत सारे अपराध जो है समाज में व्याप्त हैं। पारिवारिक तनाव। कन्या अगर वर्ग के पक्ष के अकॉर्डिंग, मतलब जितना वर पक्ष ने मांगा था अगर उतनी धन नहीं मिल पाया तो क्या होता है, एक तरह से परिवार में तनाव बना रहता है और समाज जो है सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और पूरा परिवार जो है इधर उधर बिखर जाता है। अनैतिकता। अनैतिकता भी फैलती है दहेज प्रथा से। लोग अनुचित काम करते हैं, अधिक से अधिक धन लेते हैं। मानसिक रोग। माता पिता अक्सर चिंतित रहते हैं, लड़की को भी इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि आज देखते ही होंगे आप मानसिक रूप से कितने लोग मतलब परेशान है, तनाव है, स्ट्रेस है बहुत सारा। अब स्त्री शिक्षा में बाधक।
माता पिता अधिक से अधिक धन जुटाना चाहते हैं लड़की की शादी करने के लिए, ना कि उनको पढ़ाने के लिए। इस चक्कर में क्या है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा ही नहीं मिल पाता है। ये एक तरीके से क्या है, बाधक है। तो आप जरूर इसे पूरे पॉइंट वाइज याद कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कारण है। अब हम जानेंगे दहेज प्रथा के निवारण के बारे में, कैसे हम उसका उन्मूलन कर सकते हैं, कैसे दहेज प्रथा को जो है कम किया जा सकता है। दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला है कानूनी उपाय। कानूनी उपाय में अगर कानून की बात करें तो दहेज प्रथा तथा वर मूल्य के निवारण के लिए निवारण के लिए सन 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया। बिल्कुल याद रहे आपको कि दहेज प्रथा अधिनियम कब आया, तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। 1961 में आया। 1961 में जब ये दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम जब आया तो ये इतना कारगर नहीं रहा, लेकिन इसके कुछ नियम थे, जान लीजिए कि 6 माह की कैद तथा अर्थदंड के रूप में 5,000 रुपये धनराशि ली जाती थी यदि कोई दहेज लेते और देते पकड़ा गया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बावजूद भी आज हमारे देश से जो है दहेज प्रथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा भयानक रूप ले ली है और अलग अलग रूप में लोग दहेज ले रहे हैं। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने तो तरकीब भी निकाल लिया है कि अब सीधे मेरे अकाउंट में डाल दो, हाथों हाथ नहीं लेंगे, दिखाना नहीं है। तो वो ले रहे हैं लेकिन दिखा भी नहीं रहे हैं। भारत सरकार ने 1984 में फिर इसे संशोधित किया, क्योंकि इतनी कारगर हुई नहीं। तो 1984 में संशोधित करने पर क्या किया, और ये कब संशोधित किया, 2 अक्टूबर 1985 को पूरे देश में लागू हुआ। और इस संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, धनराशि को 10,000 रुपये कर दिया गया और 2 वर्ष का कारावास जो है सजा सुनाई जाएगी अगर कोई दहेज लेगा। लेकिन ये भी जो है कारगर नहीं हुआ, पूरा संशोधित किया गया। भारतीय सरकार भी सोच रही होगी भाई अपने भारत के लोग बहुत ही महान हैं। फिर पुनः संशोधित करके 1986 में क्या किया गया, और जो है धनराशि बढ़ाई गई अर्थदंड के रूप में 15,000 रुपये कर दी गई और कारावास की सजा 5 वर्ष कर दी गई। लेकिन आपको बता दें, आप भी जानते हैं कि अभी भी दहेज प्रथा क्या है, ख़त्म होगी भारत से, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आज भी ये दहेज प्रथा लागू है, अलग अलग रूप में लागू है। एक तरह से सामाजिक बुराई है ये। इसके अतिरिक्त दहेज संबंधित अपराध गैर जमानती बना दिया गया और अपराध घोषित कर दिया गया, अर्थात दहेज का लेन देन करने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के ही उसे गिरफ्तार कर सकती है, उसे जेल में बंद कर सकती है। ये कब आया था, ये जब 1986 में संशोधन हुआ ना पुनः, तब ये सब नियम आए, कुछ और बढ़ाया गया। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा दहेज मृत्युओं को भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित कर दिया गया और इसके लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रबंध कर दिया गया। पहले देखा आपने कि किस तरह से 2 वर्ष का था शुरू में क्या था, जब 1961 में आया था तो केवल 6 माह की सजा थी और जो है 5,000 का जुर्माना था। लेकिन फिर 1984 में कितने हज़ार का हो गया, 10,000 का हो गया, कारावास 2 वर्ष का हो गया। लेकिन इतने में भी कुछ नहीं हुआ, फिर संशोधित हुआ और धनराशि कितनी कर दी गई, 15,000 कर दी गई, कारावास 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। और भी बोला गया कि ऐसा भी हो सकता है 7 वर्ष की सजा मिल जाए और आजीवन भी मिल सकता है कारावास आपको। तो अब देखिए और क्या कर सकते हैं उन्मूलन के लिए, जीवन साथी चुनने में स्वतंत्रता। दहेज प्रथा के निवारण के लिए इसका दूसरा उपाय जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति पाति का हो या किसी भी मतलब ये जाति पाति के बंधन को समाप्त कर दिया जाए तो शायद दहेज प्रथा थोड़ा खत्म भी हो सके। क्योंकि एक ही जाति में विवाह करने से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई कहाँ जाएगा, शादी तो करनी ही पड़ेगी, जितना डिमांड करेंगे उतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा खिड़की दरवाज़ा खुल जाए तो भाई बहुत अवसर मिल जाएंगे, फिर इतना डिमांड ही नहीं रह जाएगा। शिक्षा का प्रसार, अगर शिक्षित युवक और युवतियाँ दहेज प्रथा के निवारण के लिए विशेष योगदान दे सकते हैं। कैसे, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा इसे समाप्त करने में अधिक प्रभावी हो सकती है, क्योंकि ऐसे वर्ष से शादी ही नहीं करेगी। अगर कोई भी दहेज की डिमांड करेगा तो उससे शादी करने से साफ साफ मना कर दे, बस बात खत्म, क्योंकि वो पढ़ लिख के भाई खुद सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है।
वो अपना खर्च खुद उठा सकती है, किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। तो लड़कियों की शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है। युवा आंदोलन, दहेज प्रथा के विरुद्ध दहेज में युवा के बिना जो है बुलंद आवाज़ उठाकर, एक तरह से युवा को सामने लाकर एक जो है बुलंद आवाज़ उठाकर प्रभावी आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, दहेज प्रथा को समाप्ति में थोड़ी मदद मिल सके। महिला संगठनों का सहयोग, दहेज प्रथा के निवारण के लिए महिला संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अतः महिला संगठन में शामिल होकर बहुत बड़े आंदोलन हम करवाएं इस तरीके से, तो थोड़ा दहेज जो है ख़त्म किया जा सकता है। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं, दहेज प्रथा नहीं ही ख़त्म होगी भारत से, तो मुझे तो नहीं लगता। प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन, वर्तमान समय में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रेम विवाह की मान्यता प्रदान करना आवश्यक है, क्योंकि प्रेम विवाह में कभी भी दहेज का जो है, दहेज का कोई महत्व ही नहीं है, दहेज लेने देने की बात ही नहीं होती है। वह तैयार है, लड़का तैयार है, लड़की तैयार है, तो अपना शादी लोग करा देते हैं या कर ही लेते हैं। तो इस तरह से प्रेम विवाह को प्रोत्साहन देके भी दहेज प्रथा को कम किया जा सकता है। और बात करें स्वास्थ्य जनमत का निर्माण, स्वास्थ्य जनमत का निर्माण से मतलब है दहेज प्रथा के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि इसके विरुद्ध प्रचार प्रसार द्वारा जनमत तैयार किया जाए, क्योंकि बिना जनमत के कभी भी कोई भी कानून जो है कारगर नहीं होता। आपने देखा किस तरीके से 1961 में जब बना था कानून तो कोई भी प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग इसको मानते नहीं है, जनमत तैयार नहीं है। तो एक तरीके से स्वस्थ जनमत का निर्माण करके दहेज प्रथाओं को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो सच बताएं तो आप सभी युवा हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कोशिश करेंगे ऐसे इंसान सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, भाई नौकरी पा लीजिए, तो कम से कम दहेज ना लीजिए। लेकिन समाज में तो उल्टा ही है, अगर सरकारी नौकरी है तो भाई उसके हिसाब से डिमांड बढ़ता है। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता है कभी भी, इतना पैसा सरकारी नौकरी होने के बाद भी कैसे मतलब ज़रूरत है और पैसे की, मुझे तो कतई ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी हम सभी मिलकर अगर साथ में कोशिश करें तो शायद दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है। और कभी भी एक कन्या होने पर किसी भी माँ बाप को दुख नहीं होगा, उसे आराम से वो पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना के शादी करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लड़की वालों को भाई लड़कियों को पढ़ाना भी पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, और दहेज भी देना पड़ता है। एक तरीके से मानसिक पीड़ा लड़कियां बन जाती हैं माता पिता के लिए। तो ऐसा ना हो, हम कोशिश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या चीज़ें आपको चाहिए वो ज़रूर हमें बताइए। और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो जो नहीं आए आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।